जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए। वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छल कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जब पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था, और अब जाके महिला पर है कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है, और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण, और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है। जो फर्स्ट 2-3 राउंड्स की बात है, वहां पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपकी कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं। कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए।
विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। प्रज्वल, देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं। डीके शिव कुमार, उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा।